हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 80 है और इससे पहले हम 79 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 27 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में डाला गया था, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो किस वर्ष में अनुच्छेद 21 को भारत के संविधान में डाला गया था? 2003, 2004, 2001 या 2002 में? तो ये है 2002 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में डाला गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से थे? एक मिनट, ठीक है। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से थे? गण से था, ठीक है ना। लिच्छवी, मल्ला, मौर्य, शाक्य। तो गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाक्य गण से था, ठीक है ना, गौतम बुद्ध का। अब यहाँ पे हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश से थे। इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है, जो कि कोलिया वंश से थी। ओके, फिर इनकी सौतेली माँ जिन्होंने इन्हें पाला था, तो इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। फिर से गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ओके, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। अब हम बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म तो ये हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो ये हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में, ठीक है ना, बोध गया में, ठीक है ना, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इन्हें महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ओके, गौतम बुद्ध को, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और महापरिनिर्वाण त्यागे थे, तो ये त्यागे थे कुशीनगर में, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो डैश के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है? जल के कारण, हाइड्रोजन गैस के कारण, कॉपर सेकंड क्लोराइड के कारण, या कॉपर फर्स्ट क्लोराइड के निर्माण के कारण? तो जब कॉपर ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है
तो किसके निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है? तो ये हो जाता है कॉपर सेकंड क्लोराइड के द्वारा, ठीक है, कॉपर द्वितीय क्लोराइड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयन होने वाले पदार्थ की पहचान कीजिए। ZNO प्लस CaRO, Zn प्लस CO। तो इनमें से कौन से अभिक्रिया में अपचयन होने वाले पदार्थ कौन सा है? तो जो अपचयन होने वाला पदार्थ है वो है ZNO। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तांबे के तारों से निर्मित एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा डैश में एक बार बदलेगी। तो तांबे के तारों से निर्मित एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा डैश में एक बार बदलेगी। तो यह है कुंडली की प्रत्येक आधे परिक्रमण में एक बार बदलेगी धारा। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोगों में पीले रंग के मटर वाले मटर के पौधे को हरे रंग के मटर वाले पौधों के साथ संकरण करने से ऐसे पौधे मिले जिनमें पीले रंग के मटर थे। यदि इन दोनों को 100 परागण करने दिया जाए और उनमें 500 मटर एकत्रित किए जाएं तो कितने हरे रंग के होंगे? तो 500 मटर एकत्रित किए जाएं तो कितने हरे रंग के होंगे? तो ये होंगे लगभग 110 हरे रंग के होंगे, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन किस प्रकार के हैं? तो भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर किस पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर ये किस पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है? तो ये बनता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की प्रक्रिया से बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट है, 2021 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड का तीसरा संस्करण किसने जीता था? साइना नेहवाल, मीराबाई चानू, राधा यादव या पीवी सिंधु? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड का तीसरा संस्करण ये जीता था मीराबाई चानू ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। नेक्स्ट है, ए रक्त समूह वाले एक व्यक्ति ने बी रक्त समूह वाली महिला से विवाह किया, उनका ए बी रक्त समूह वाला बच्चा हुआ। आनुवंशिक के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है रक्त ए के लिए जीन और रक्त बी के लिए जीन अप्रभावी है, ठीक है। रक्त ए के लिए जीन और रक्त प्रकार बी के लिए जीन अप्रभावी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हमारे खाने की आदतों में निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का हमारे पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? भोजन की बर्बादी रोकना, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज करना, मांस और जंतु उत्पादों से परहेज करना, अपना भोजन स्वयं उगाना। तो हमारे खाने की आदतों में किस परिवर्तन का हमारे पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? तो ये पड़ेगा मांस और जंतु उत्पादों से परहेज करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पौधों की पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के नाम बताइए। रंध्र, क्लोरोप्लास्ट, बातरंध्र, रक्षक कोश। तो पौधों की पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के नाम ये है रंध्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, पौधे अतिरिक्त जल को एक प्रक्रिया के माध्यम से छोड़ते हैं जिसे कहते हैं। तो पौधे अतिरिक्त जल को एक प्रक्रिया के माध्यम से छोड़ते हैं जिसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका। तो अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है पुनर्चक्रण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई? तो किस वर्ष में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई? तो ये समाप्त हुई थी 2017 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1996 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1996। नेक्स्ट है,
कथनों के सही समूह का चयन करें और जो भारत सरकार के अनुसार भारत में एक शास्त्रीय भाषा होने के मानदंड का समर्थन करता है। इसकी गुण में भाषा होनी चाहिए। तो पहला है 1500-2000 वर्षों की अवधि में इसकी प्रारंभिक ग्रंथों दर्ज इतिहास की उच्च पुरातनता है। फिर है प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक निकाय जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। तीसरा है मूल्य साहित्यिक परंपरा जो किसी अन्य भाषण समुदाय सुधार नहीं ली गई हैं। और चौथा है कम से कम 2 मिलियन सक्रिय वक्ताओं द्वारा बोली गई। तो हमें इन कथनों के सही समूह का चयन करना है जो भारत सरकार के अनुसार भारत में एक शास्त्रीय भाषा होने के मानदंड का समर्थन करता है और इसकी गुण में भाषा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए, बी और सी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। तो डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। तो ये है बैटरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैटरी। नेक्स्ट है जब मैग्नीशियम रिबन वायु की उपस्थिति में जलाने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन वायु की उपस्थिति में जलाने पर तो इनसे उत्पाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान बनने वाले 3 कार्बन अणु कौन से हैं। तो श्वसन के दौरान बनने वाले 3 कार्बन अणु तो ये है लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश एक व्यापक आर्थिक शब्द है जो आय के उस अनुपात को संदर्भित करता है जो वर्तमान वस्तुओं सेवाओं पर खर्च करने के बजाय बचाया जाता है। तो डैश एक व्यापक आर्थिक शब्द है। तो ये है बचत करने की औसत प्रवृत्ति। यह एक व्यापक आर्थिक शब्द है जो आय के उस अनुपात को संदर्भित करता है जो वर्तमान वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने की वजह बचाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर एरो। तो इनमें से संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। तो इसका होगा Zn प्लस 2AgNO3, फिर है Zn और फिर है 2Ag। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी Zn प्लस 2AgNO3 एरो ZnNO3 2 प्लस 2Ag। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होने पर 2 ओम के एक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर डैश होगा 10 वोल्ट, 80 वोल्ट, 40 वोल्ट या 20 वोल्ट। तो प्रति सेकंड 20 जूल ऊष्मा उत्पन्न होने पर 2 ओम के एक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊष्मा कितनी है। तो ये है 200, फिर ओम के एक प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमारे पास कितना है। तो ये है 2 ओम। ठीक है, और टाइम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले ऊष्मा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ऊष्मा ज्ञात करने के लिए H बराबर V स्क्वायर इंटू 1/R। तो H हमारे पास दिया है 200 V स्क्वायर। ठीक है, तो V स्क्वायर 1/R दिया है 2। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400, फिर V स्क्वायर। ठीक है ना, V स्क्वायर इंटू 1। तो 400 का V स्क्वायर तो कितना आएगा ये हमारे पास। तो V का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, तो 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 20 वोल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है जनजातीय उप योजना के तहत विभाग की अनुदान सहायता योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों
अनुप्रयोग के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की जीवन स्थिति में सुधार और सशक्तिकरण करना है। तो जनजातीय उपयोजना के तहत विभाग की अनुदान सहायता योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है टेक्निकल इंटरवेंशन फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेक्निकल इंटरवेंशन फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? समानांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, या एक आयत के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, या पतंगे के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, या समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है, पतंग के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने उत्तर प्रदेश में परगना बरूद में और आसपास के मुखियाओं और काश्तकारों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया? तो 1857 के विद्रोह के दौरान किस जाट नेता ने उत्तर प्रदेश में परगना बरूद और आसपास के मुखिया और काश्तकारों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए संगठित किया? तो ये किया है शाहमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहमल। नेक्स्ट है, भारत सरकार की स्कूली शिक्षा की एकीकृत योजना समग्र शिक्षा योजना निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए जारी है? तो भारत सरकार की स्कूली शिक्षा की एकीकृत योजना समग्र शिक्षा योजना ये किस अवधि के लिए जारी है? तो ये जारी है 2021-22 से 2025-26 तक। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है? 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। सेकंड है CO + H2 एरो CH3OH। फिर है 2Mg + O2 एरो 2MgO। फिर है Zn + 2AgNO3 एरो Zn कोष्टक में NO3 2 + 2Ag। तो इसमें से रासायनिक प्रतिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, तो ये है ऑप्शन सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, सेकंड और थर्ड, ये सही उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया के। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? देवधर ट्रॉफी, डूरंड कप, विजय हजारे ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी। तो कौन सा राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है डूरंड कप। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सतत भविष्य के लिए S&T में एकीकृत दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसका एक विषय है? तो सतत विषय के लिए S&T में एकीकृत दृष्टिकोण का एक विषय है, तो ये है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रात्रि में तारे डैश के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो रात्रि में तारे किसके कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो ये देते हैं तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागास्वरम को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ? तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा या केरल। तो ये हुआ है तमिलनाडु राज्य के। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्च 2022 में तमिलनाडु राज्य के नरसिंहपेट्टई नागास्वरम को भौगोलिक संकेतिक टैग प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, यदि वायु के बुलबुलों को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा? तो यदि वायु के बुलबुले को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन दुधिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो किस दिन राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया था 1 मार्च 2022 को।
ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पिछली क्लास में भी था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था, ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट में था ये। ओके, नेक्स्ट है, लागत के संदर्भ में निम्नलिखित में से एसएमसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएमसी का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी, अल्पकालीन सीमांत लागत। नेक्स्ट है, भारत संविधान में डैश को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है? उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के महाधिवक्ता। तो भारतीय संविधान में डैश को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है, तो ये है राज्य के महाधिवक्ता को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डैश में रखा गया है? तो आधुनिक आवर्ती सारणी में फास्फोरस को 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है तो ये है गंगा सागर मेला। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डोवे राइनर ने तत्वों के वर्गीकरण को अपनी प्रणाली में कितने त्रिक की पहचान की थी? तो डोवे राइनर ने तत्वों के वर्गीकरण की अपनी प्रणाली में कितने त्रिक की पहचान की? तो ये की थी 3। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा या लेटराइट मृदा। तो किस प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है जो देश में कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है? तो ये है जलोढ़ मृदा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।